अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है किया जा रहा है, इस पर नेगेटिव लोगों का फीडबैक आ रहा है। आखिर क्यों आ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है इकॉनमी के ऊपर और इन्फ्लेशन के साथ कैसे इंटरकनेक्ट करता है। और अगर हम बात करें पिछले 1.5 साल में क्या मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक तरीके से देखा गया है, हैंडल किया गया, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे या नहीं। साथ ही साथ कुछ कंपैरिजन भी करने की कोशिश करेंगे कि मार्च, अप्रैल और अब कंपैरेटिवली जो स्टैट्स सामने आ रही हैं वो कितनी बेनिफिशियल साबित हुई हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबलाइज करने में या फिर पाकिस्तान की इकॉनमी को डीस्टेबलाइज करने में। साथ ही साथ प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू करेंगे पर्टिकुलरली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रोल के हवाले से और कुछ पॉजिटिव खबर भी पाकिस्तान में शामिल करेंगे। कुछ अर्सा कबल लगभग जुलाई में हमने देखा कि सेनेटर शिबली फराजी साहब जो है गुफ्तगू कर थे कि किस तरीके से पाकिस्तान हलाल फूड सर्टिफिकेशन में और हलाल अगर सर्टिफाइड होता है इंटरनेशनल मार्केट में कैसे पाकिस्तान जो है अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान का ट्रेड कैसे जो है इसके साथ बेहतर तरीके से अफेक्ट हो सकता है, इसके ऊपर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया। हाल ही में हमने ये भी देखा कि कैसे पाकिस्तान जो है इसमें बेहतर परफॉर्म कर रहा है और पाकिस्तान के मार्केट्स में पेनिट्रेट कर रहा है। मिस्र में पाकिस्तान के जो 10 इदारे हैं गोश्त के हवाले से उनके उस वक्त क्या सिनेरियो है, इस वक्त क्या उसके हवाले से अपडेट इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इकॉनमी एक्सपर्ट खुर्रम शहजाद साहब, उनसे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे स्टेट बैंक के हवाले से और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना लोग कर रहे हैं। आखिर हो क्यों रहा है ये, इसकी क्या वजह है? देखें, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स शरह सूद जब भी बढ़ाई जाती है उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव होते हैं हमारी जैसे इकोनॉमी में। और स्टेट बैंक अपनी जगह एक डिसीजन लेता है, स्टेट बैंक को लेना भी चाहिए। वो अब उसको देखा जाता है, वो परफेक्ट तो हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स उसके नुकसानात भी होते हैं, उसके कुछ ऐसे एंगल्स भी होते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म में भी देखने चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कब बढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो जो जस्टिफिकेशन है स्टेट बैंक की वो इस तरह से है कि जी आपकी इकोनॉमी में महंगाई में इजाफा हो रहा है और उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये कि लोकल इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी है तो उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन भी बढ़ती है साथ। अगर चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आपके पास पैसा ज़्यादा आता है, आप ज़्यादा अगर अर्न करते हैं, पैसा आता है आपके पास, आप खर्च करते हैं। और हम वैसे भी जो है कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, सेव कम करते हैं क्योंकि हम यंग इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पैसा जब भी हमारे पास आता है तो हम पहले ही सोच लेते हैं हमने क्या खर्च करना है और कहाँ खर्च करना है। अपनी वो सारी जो हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है वो हम कोशिश करते हैं कि जी चीज़ें ले लें और और हम एडवांस में भी ले लेते हैं। ये कोशिश होती है हमारी कि हमारे पास जैसे ही पैसा है हम उसको खर्च करें, खाएं पिएँ, अपनी चीज़ें वो पहनने ओढ़ने की लें। मैं एक वो मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर होता ये है कि इसकी वजह से आपकी जो चीज़ें होती हैं, अशिया खुर्दनोश हों या नॉन फूड आइटम्स हों, उन सब में इजाफा शुरू हो जाता है। तो इजाफा होने की वजह से ये होता है कि आपके यहाँ जो है वो डिमांड बढ़ती, तो फिर स्टेट बैंक कहता है कि जी लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आ गया तो इसको रोका जाए, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। दूसरा एंगल ये होता है कि जी सप्लाई साइड के फूड हो गया या एनर्जी हो गई, सप्लाई जो है वो महंगी हो जाती है या सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आ जाती है या पीछे से हम इंपोर्ट अगर कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो स्टेट बैंक को ये क्रिटिसाइज किया जाता है, सेंट्रल बैंक को, किसी को भी दुनिया में क्रिटिसाइज किया जाता है कि जी सप्लाई साइड के अगर इश्यूज हैं तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के क्यों जो है इसको किस तरह से मैं इसी सवाल पे आने लगी थी, क्या शरह सूद बढ़ाना क्या यही अल्टीमेट सोल्यूशन है? और एक 15 माह के गैप से इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सोल्यूशन सिर्फ नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि सिर्फ ये सोल्यूशन नहीं है, ये पूरा एक कॉन्टेक्स्ट। जी 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 देखें, पॉइंट ये है कि इसके नुकसानात हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ कोर्स ज़्यादा नुकसानात हैं, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा नुकसानात हैं, बट उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि साथ में जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो इसको अकोमोडेट करें। मिसाल के तौर पे अगर आप फिस्कल साइड पे देखें तो टैक्सेस का अगर आप मिलता है वो उतना इनफ नहीं होता। टैक्सेस जो हम लेते हैं वो इतना इनफ अगर नहीं है और उन्हीं को हम ऐसे एरियाज़ में खर्च कर दें जो कि हमारी इकोनॉमी में कैपेसिटी ना क्रिएट करें। मिसाल के तौर पे इस तरह से कि जी मैं एक सर्टन अमाउंट कमाता हूँ अगर और मैं जाके कर्जा लेता हूँ और उस कर्जे को मैं ज़ाया कर देता हूँ तो बैंक मुझे फिर बाद में कर्जा नहीं देगा। यानी मैंने उसको कहीं और यूटिलाइज नहीं किया बल्कि मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ जी, या तो मुझे ये करना हो कि मैं कर्जा लेके अपनी वो कैपेसिटी बिल्ड करूं कि मैं खुद भी बेहतर तरीके से कमा सकूं। क्यों नहीं होता और वापस पैसा भी दे सकूं। खुर्रम साहब, इसके लिए तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए वो जो फिस्कल पॉलिसी है ना,
एक्चुअली प्रॉब्लम फिस्कल पॉलिसी में कि हमारे अखराजात और हमारे जो आमदन है, यानी कि टैक्सेस और नॉन टैक्सेस आमदन जो है, इसको हम कलेक्ट करते हैं, सही तरीके से स्पेंड उन एरियाज में नहीं कर रहे, या अब नहीं कर पा रहे, या अब नहीं कर पा रहे, कि हमने पिछले कई सालों से उसको ठीक नहीं किया फिस्कल पॉलिसी को। तो होता क्या है कि जब आपके पास टैक्स कम होता है तो आप ऑल्टरनेट क्या होगा, आपको खर्चों को पूरा करने के लिए कर्जा होगा। तो आप कर्जा लेने जाएंगे, कर्जे की कीमत बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, कर्जे की कीमत बढ़ेगी तो उसका नुकसान प्राइवेट सेक्टर को भी होगा। आज आपको पता है जो टोटल बैंक में डिपॉजिट्स है ना, वो तकरीबन को 21-22 ट्रिलियन रुपीज़ हैं, 21-22 खरब रुपया, यानी कि आवाम का जो डिपॉजिट में पैसा पड़ा है बैंकों में वो 21-22 खरब रुपए के जितना है, 21-22 खरब है। उसमें से ज़्यादातर यानी कि 50% से भी ज़्यादा हिस्सा जा रहा है गवर्नमेंट को। कैसे जा रहा है कि वही हिस्सा बैंक्स उठाते हैं। गवर्नमेंट की इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है कर्जे की कि बैंकों के पास आते ही गवर्नमेंट कहती है मुझे पैसे दो ताकि मैं अपने खर्चे पूरे कर सकूं। तो डिपॉजिट का ज़्यादा हिस्सा वहाँ जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को कम जा रहा है। हालांकि होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट कम से कम इस पैसे को ले, अपने सेल्फ रिलायंस क्रिएट करे, अपने टैक्सेस को बेहतर करे, उसका इस्तेमाल सही करे। मैं ये नहीं कहूँगा टैक्सेस और लगाए, टैक्सेस को वाइड स्प्रेड करे, यानी कि जो टैक्स नहीं देता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैक्सेस को उन लोगों से ले, वो कहते हैं ना टैक्सिंग द रिच, वो हम नहीं करते। कितने ऐसे तबकात हैं जिनको हम टैक्स ही नहीं करते। एक सर्टेन लेवल की टैक्सेशन तो होनी चाहिए। कितनी ऐसी मार्केट से हम टैक्स ही नहीं करते। लेकिन लोग तो बहुत ज्यादा है। रिटेल होलसेल ट्रेड नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पिरामिड, मैं कह रहा हूँ कि आप और मुझ पे अगर टैक्स है, हमारा सैलरी से टैक्स कट जाता है लेट्स से, इसी तरह से हम पे ही टैक्स लगता जाता है ना, एडिशनल टैक्स पेयर्स नहीं आता। अगर मेरा पॉइंट ये, तो टैक्सेस को बढ़ाने से मुराद ये नहीं कि टैक्सेस को बढ़ाए, उनके पेयर्स, टैक्स पेयर्स को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। उसके साथ जो टैक्स आता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो खर्च कहाँ हो रहा है, हम क्या हेल्थ में लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, क्या प्रोविंसेस को हम जो दे रहे हैं वो काम कर रहे हैं जिनके लिए उनको पैसा मिल रहा है, क्या वो हेल्थ में लगा रहे हैं, क्या एजुकेशन में लगा रहे हैं, क्या सिक्योरिटी पे लगा रहे हैं, क्या ट्रांसपोर्ट पे लगा रहे हैं, क्या बेसिक प्रोविजन ऑफ वाटर पे लगा रहे हैं, साफ पानी पीने का प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी जो है वो पुलिसिंग रिफॉर्म्स में लगा रहे हैं। तो बात मेरी, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इसकी वजह से होता क्या है, हम वही कर्जा लेते हैं, कर्जे को पूरा करने के लिए दोबारा कर्जा दे देते हैं, और वो एक विशियस साइकिल में आ गए, कर्जे से कर्जा पूरा कर रहे हैं लेकिन उसको डेवलपमेंट में कम लगा रहे हैं। तो उसका नुकसान क्या हो रहा है कि हमारे कर्जाजात बढ़ते जा रहे हैं और उनकी रीपेमेंट की कैपेसिटी जो है, उनको वापस करने की सलाहियत इतनी नहीं बढ़ रही, ये हमें बढ़ानी है। तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं कि गवर्नमेंट को ये बताया जाए कि देखें आप अपने पैसे को सही इस्तेमाल करें, नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो जो पॉलिटिकल नैरेटिव होता है ना अलविदा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पॉलिटिकल नैरेटिव होता है, पॉलिटिकल नैरेटिव ये होता है, हम 5 साल के लिए आए, कोई भी गवर्नमेंट है जी, 5 साल के लिए आए, हमने आखिरी 2 सालों में खुल के खर्चा किया और हमारे नंबर्स थोड़े से बेहतर हो गए। हमने वो गए वोटर के पास, देखें जी हमने महंगाई में कमी की और आपको इन्वेस्टमेंट की और हमने करंट अकाउंट कम कर दिया और ये फलाना ढिमकाना और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बेहतरी हमने कर दी। तो वो वोट आप लेकर आ गए, फिर आप आराम से बैठ गए, फिर IMF के पास चले गए। इस जो पूरा ही साइकिल, इसको तोड़ना है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। तो ये एक तो आर्गुमेंट ये हो गया। अब नुकसानात पे आते हैं। ये मैंने बताया कि ये क्या मकसद होता है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक चुप करके नहीं बैठ सकता, ये फॉर श्योर है, लेकिन उसके नुकसानात कैसे होते हैं। इंडस्ट्री आपकी जो नुकसान करती है, जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है उनके रेट बढ़ गए, अब वो रीपेमेंट कहाँ से करेंगे, वो अपनी प्रोडक्ट में अपना प्राइस को डालेंगे ना, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड करेंगे उस कॉस्ट को, महंगाई में फिर इजाफा हो जाएगा, फिर उनको अगर रीपे करना है तो उनको कमाना भी ज्यादा पड़ेगा। अच्छा खुरम साहब, तो इससे क्या होता है, इससे ग्रोथ रुक जाती है, इससे ग्रोथ रुकती है और आपके कर्जा, सबसे बड़ा मैंने आपको पता है पॉइंट क्या है, डिपॉजिट जितना है या जितना भी पैसा आवाम का है वो कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट उसको कर्जे की सूरत में बैंकों से ले रही है। उसका फर्क क्या पड़ रहा है कि 1% अगर चेंज होता है ना शरह सूद में, 1% 400 अरब रुपए का फर्क पड़ता है तकरीबन। अभी 1.5% चेंज हुआ, 400 अरब रुपया गवर्नमेंट के जो वो है ना डेफिसिट, उसमें इजाफा हो गया है। यानी कि एक टैक्सेस है और एक अखराजात हैं। टैक्सेस जब कम होते हैं, अखराजात ज्यादा होते हैं, तो वो डेफिसिट आ जाता है ना, यानी कि अखराजात पूरा कहाँ से करेंगे, कर्जा लेके। कर्जे का अगर रेट बढ़ गया तो वो सारा डेफिसिट में और ऐड हो जाएगा, यानी कि हमें कर्जा ज्यादा रीपे करना है, वो गवर्नमेंट कहाँ से पे करेगी, हमें टैक्स लगा के। ठीक है, करेक्ट। खुरम, आपने जो है लास्ट प्रोग्राम्स में इंडोर्स किया था फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट को कि कुछ हद तक जो वो बात कर रहे थे वो दुरुस्त है कि अगर ग्रोथ रेट 10% से ज़्यादा एक्सीड कर जाता तो फिर माशी बदहाली आ सकती थी। कुछ फैक्टर्स को आपने उनके इंडोर्स किया। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रा इस पर बात करते हैं कि आखिर क्यों एक बार फिर इसी पॉइंटर को भी हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है और इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट को भी जस्टिफाई किया जा रहा है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से बाद हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे इंटरेस्ट रेट के हवाले से और इस वक्त बहुत सारे
इंडिकेटर्स भी मौजूद है जिनकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जस्टिफाई करे कि क्यों इंटरेस्ट रेट आखिर बढ़ाया गया। फाइनेंस मिनिस्टर का भी ये कहना था कि ग्रोथ रेट अगर 10 से एक्सीड कर जाता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए अनफॉर्चुनेटली बेनिफिशियल नहीं होता। इस स्टेटमेंट को काफ़ी हद तक खुर्रम शहजाद साहब ने भी इंडोर्स किया था। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों जो है ये फैक्टर्स ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के ऊपर असरात डाल रहे हैं। जी खुर्रम साहब, कुछ फैक्टर्स आपने बताए, लेकिन कुछ और इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक्स ये सोचते हैं कि जी आप प्राइस को स्टेबल करें, करेंसी को स्टेबल करें और एक डायरेक्शन दें, ठीक है। अब हम आते हैं कि इस पर्टिकुलर रेट इंक्रीज पे, इसमें देखिए लॉस हमारा ज़्यादा है शॉर्ट टर्म में। इसकी वजह ये है कि एक तो गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोवर है, तो अगर शरह सूद बढ़ती है तो वो बोरोवर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जो सबसे बड़ा होता है। तो गवर्नमेंट को और नुकसान होगा। गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि टैक्स आमदन और अखराजात का जो फ़र्क है वो नेगेटिव है। अखराजात बहुत ज़्यादा है, आमदन कम है, और आमदन जो है भी तो वो सही तरीके से लगती नहीं है। तो इसकी वजह से आपके यहाँ 400 अरब रुपए का फ़र्क पड़ेगा एडिशनल। वो कहाँ से आएगा? मजीद कर्जा लेने से आएगा। और तो ये प्रॉब्लम है, मजीद कर्जा ले ले, मजीद टैक्सेस जो ऑलरेडी है उसी के ऊपर लागू लगाएं और फिर इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दे। ये साइकिल है ना। तो इसलिए और ये IMF का प्रायर एक्शन का हिस्सा था। यानी कि IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं दोबारा से। IMF जो है, ये देखें, जाना जो है ना, ये हमारा ही प्रॉब्लम है कि हम क्यों जो है IMF प्रोग्राम में बार बार जाते हैं। तो हमें ये करना है इस बार कि हम 2023 में जब इलेक्शन में जा रहे हों तो हम दोबारा IMF के पास ना जाएं। हमें ये साइकिल तोड़ना है। प्लीज़ हम ये हमारे जो भी डिसीजन मेकर्स हैं ना, वो इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव बनाएं कि हमने जब अगले 2 साल में हम बैठे हो ना, तो हम IMF के पास ना जाएं। एटलीस्ट हम हर 5 साल के एंड पे IMF के पास जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा कि IMF का एक प्रायर एक्शन था कि जी आप पहले ये डिसीजन लेंगे, हम आपके साथ फिर आएंगे। ये उसका हिस्सा था। दूसरी बात यह है कि नेचुरली रुपी जो है वो 4 ट्रिलियन था पहले लोगों के हाथों में, अब 7 ट्रिलियन हो गया है। आप मेरी बात समझें, जब किसी चीज़ की बहुतात होती है ना, किसी चीज़ की सप्लाई में इजाफा होता है, उस किसी चीज़ में डिमांड में सप्लाई में इजाफा होता है, तो उसकी कीमत नीचे आती है। इसी तरह से रुपी की जो कदर कम हुई है और उसमें फिर महंगाई का भी उसका एक इम्पैक्ट आया है, वो इसी वजह से आया है कि रुपी बहुत ज़्यादा मार्केट में लोगों के पास है, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो स्टेट बैंक ये कहता है कि जब मैं शरह सूद बढ़ाऊंगा तो लोग रुपी को लेते हुए थोड़ा सा, यानी कि उसकी कॉस्ट में इजाफा होगा। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली आपको लगता है दुरुस्त तरीका है? मैं आपसे कह रहा हूँ ये फंडामेंटली ऐसा होता है, लेकिन हमारे देखें हर इकोनॉमी के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। ये फंडामेंटली थ्योरेटिकली ऐसे ही होता है, थ्योरेटिकली फंडामेंटली बात कर रहा हूं। लेकिन क्या लोगों की परसेप्शन के ऊपर इसका असर होगा? मैं उसी पे आ रहा हूं। देखें रियलिस्टिकली जो है वो इस तरह नहीं होता, बहुत डिस्टॉर्शन होती हैं। आप मुझे बताएं, लोग हमारे यहाँ बोरो कितना करते हैं? आपके कंज्यूमर फाइनेंस तो 5% भी नहीं है, 10% से भी नीचे है। कंज्यूमर फाइनेंस हो गया और दूसरे इस तरह की फाइनेंसेस जो है, क्रेडिट कार्ड हो गया, ऑटो लोन्स हो गया, ये सारे कंज्यूमर फाइनेंस तो आपके 5% भी नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि इससे नए लोन्स का इतना इशू नहीं होगा। टर्फ फाइनेंसिंग वैसे ही 4-5% पे 8 साल के लिए। इसी तरह से SME को डिफरेंट एक कैटेगरी से जो है किया जा रहा है, और डिफरेंट जो हाउसिंग लोन्स वगैरह उसके भी रेट जो डिफाइंड है। ये जो रेट है ना, ये उनको इम्पैक्ट करेगा जिनके पास कर्जे पहले से थे। कॉर्पोरेट सेक्टर को, इंडस्ट्री को ऑफ कोर्स नुकसान होता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को कैपिटल अगर महंगा मिलेगा, शरह सूद बढ़ जाएगी, तो वो बेचारा कैसे इन्वेस्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेगा और कैपेसिटी कैसे बिल्ड करेगा अपनी लोकल, ताकि इंपोर्ट हम कम करें और लोकली चीज़ें बनाएं। तो ये बहुत सही बात है कि इसमें लॉस होता है। देखें बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, फ़ायदे शॉर्ट टर्म में कम है, लेकिन फिर वो एक मैसेज देना होता है गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक की तरफ से, कि अपने आप को ठीक करें फिस्कल पॉलिसी को, वरना हम रेट बढ़ाएंगे, आपको नुकसान होगा, आपको मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज में ये कहा था कि हम मेजर्ड स्टैंस लेंगे, मेजर्ड, ग्रेजुअल एंड मेजर्ड, यानी कि हम डायरेक्शन देते हुए बताएंगे, आराम से चलेंगे, लेकिन एकदम से कर दिया। तो ये एक मार्केट के लिए सरप्राइज है। हो सकता है स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट पड़े, हालांकि स्टॉक मार्केट पहले भी इसको झेलती आई है। ये फैक्टर अकाउंट फॉर किया है स्टॉक मार्केट ने। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, होपफुली जो है सेटल डाउन चीज़ें हों, बट 8 मरतबा अब हम साल में मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, पहले 6 मरतबा थी। ऐसा होता है दुनिया में, बट हम शायद इतने ज़्यादा जेल्ड नहीं है अभी, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि ये सब चीज़ें हमें इम्पैक्ट करें। हमारे यहाँ ना ग्रे इकोनॉमी भी ज़्यादा है, 40%, 50% हिस्सा तो हमारी जो इकोनॉमी है डॉक्यूमेंटेड, उसका 40 से 50% ग्रे इकोनॉमी, यानी कि वो उस एम्बिट में ही नहीं है, नज़र ही नहीं आती। हाथों में कैश है लोगों के, टैक्स नहीं देते लोग, और उस रडार से बाहर हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने कम करने का इसलिए इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी एलवी ना, उस पर इम्पैक्ट पड़ जाता है, उन पे नहीं आता।
तो सफर वही करते हैं जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड होते हैं, टैक्स वही देते हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे होते हैं। ये बहुत एक ये सारी चीजें हमें देख के डिसीजन लेना चाहिए। खुर्रम साहब, जब कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक की एक वेव आई तो काफ़ी सारे ममालिक की मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ऊपर भी असरात हुए, सेंट्रल बैंक्स भी इससे अफेक्ट हुए। मार्च 2020 में हमने देखा कि 75 जो है % पॉइंट्स को कम करने की शरह सूद जो थी 12.5% तक कर दी गई। फिर अप्रैल में जो है इसको 1 माह के लिए 3 मरतबा शरह सूद को कम करने का ऐलान किया गया। ये तमाम तर जो तरीक़ाकार था, जो एक प्लानिंग थी, क्या आपको लगता है सेटिस्फैक्ट्री थी या इसके भी कुछ मनफी असरात हमें अब भी झेलने पड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमें तो ये करना चाहिए था, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ा टफ है, कि IMF के साथ बैठ के ये भी बात करनी चाहिए कि जी हम अभी इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा सकते। हम इंटरेस्ट रेट्स इसलिए नहीं बढ़ा सकते कि हमारी अभी इकोनॉमी में ग्रोथ आना शुरू हुई है। अभी हम कोविड से सही तरीके से बाहर नहीं निकले। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम जो है 3-4 महीना पहले कंप्लीटली खुल गए थे तो हम कोविड से बाहर आ गए। आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। आप देखें US की इकोनॉमी है या यूरोपियन इकोनॉमी है या इनफैक्ट इवन अफ्रीकन इकोनॉमीज हैं या मिडल ईस्टर्न इकोनॉमीज हैं, ज़्यादातर जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने रियल इंटरेस्ट रेट्स जो है वो नेगेटिव रखे हुए हैं। इसका क्या मतलब होता है? महंगाई की शरह से जो शरह सूद है वो नीचे रहे, महंगाई थोड़ी बढ़ भी जाए शरह सूद नीचे रहे, ताकि बिजनेसेस को जो है वो कैपिटल सस्ता मिले और वो लगाएं और महंगाई में इवेंचुअली कमी आए। इन्वेस्ट कैसे करेगा कोई? देखिए अगर आप ये आईडी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है कि आपको रियल इंटरेस्ट रेट्स रखने चाहिए। इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि महंगाई बढ़ रही है, यानी कि अशियाओं की जो कीमतें हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं बनिस्बत आपके सेविंग्स के। तो आपको इंसेंटिव इस चीज में कि आप उन चीजों पे खर्च कर दें, यानी कि इंसेंटिव टू कंज्यूम इज हायर देन इंसेंटिव टू सेव। तो इसका मतलब ये कि सेविंग आपकी कम है, रेट आपका कम मिल रहा है ना आपको, और आपकी चीजों की अशिया की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो आप क्या करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे ताकि आज वो चीज ले लें, उसकी कीमत बढ़ रही है। बिल्कुल, इसकी बनिस्बत ये होना चाहिए कि शरह सूद बढ़े, यानी कि सेविंग रेट, नॉट शरह सूद इन्वेस्टमेंट पे, सेविंग रेट बढ़े ताकि लोग पैसा रखें ज्यादा और उनको इंसेंटिव टू कंज्यूम, खर्च करने का इंसेंटिव कम हो, सेव करने का इंसेंटिव ज्यादा हो। ये बिल्कुल ठीक है कि रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन हालात डिफरेंट होते हैं। आज हम कोविड के अंदर बाहर नहीं आए और उस जो है वो पेंडेमिक से बाहर नहीं आए जिस तरह से जो है वो आना चाहिए था। तो IMF के साथ हम ये बात करते हैं कि देखें जी हमें 1 साल का और मौका दें, हमें सही तरीके से थोड़ा ग्रोथ अचीव करने दें और एक सर्टेन लेवल पे करने दें। हम बहुत ज़्यादा करेंगे, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, फिर वही हमारे पास जो है ना कर्व्स लग जाएंगे, हमारे पास रीपेमेंट करने के डॉलर्स नहीं होंगे, और यही हो रहा है हमारे साथ। लेकिन हमारी गलती क्या है? हमारी गलती ये है कि हमने इकोनॉमी को खोला बगैर सोचे हुए कि जी एमनेस्टियाँ दे दो और रियल स्टेट में और असेंबलिंग के लिए प्लांट्स लगा दो और खुले कर दो सब कुछ और जी ग्रोथ ले आओ। हमने सोचा ही नहीं कि हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है, हमारे पास लोकल कैपेसिटी नहीं है उस ग्रोथ को जो है अकोमोडेट करने के लिए। ये जो है ना ये वेल थॉट आउट प्लान होना चाहिए। हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उस हिसाब से पॉलिसी बनाएं। प्लानिंग, एनर्जी की प्लानिंग हम नहीं करते। एनर्जी में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, आज देखें गैस आपको 3 टाइम्स मिल रही है। अच्छा, उसका भी वो कह रहे हैं, क्लेम करें कि हम इसको ठीक से मोनेटाइज करेंगे गैस के मामले को, लेकिन प्लान करें ना, प्लान करें कि जी विंटर में हमारी डिमांड क्या होगी, समर्स में क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है हमारी, किस तरह से हमें जो है एनर्जी को किस ऑल्टरनेट पे लाना चाहिए, गैस इस्तेमाल करें, बिजली को कैसे हम इस्तेमाल करें, किससे बिजली बनाएं, कैसे आगे लेके चलें। ये अगर प्लानिंग नहीं की है, पता है आपको एनर्जी की प्लानिंग पूरी दुनिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया है ना पूरी इकोनॉमी को चलाने का, वो एनर्जी है। अगर आप उसको प्लान नहीं करेंगे, आज लोग बेचारे 3 टाइम्स जो है गैस ले रहे हैं, आप पहले उसको प्लान करें तरीके से कि आपको गैस इतनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको ऑल्टरनेट पे जाना चाहिए बिफोर हैंड, विंटर आने से पहले प्लान कर लें। ऑयल प्राइसेस नीचे जाती हैं, उसका कुछ सदैव आप करें कि हम पहले से खरीद कर रखें ताकि बाद में जो है ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती है तो हमें उसका फायदा हो। इंडिया ने ये किया, सब ने ये किया, हम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं प्लानिंग करते? प्लानिंग नहीं करेंगे, गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, तो अलविना ये प्रॉब्लम्स आपकी चलती रहेंगी। कभी भी आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि शरह सूद नहीं बढ़ेगी, कम नहीं होगी, स्टेट बैंक अपना डिसीजन लेगा, स्टेट बैंक डिसीजन लेगा, उसको आप ये नहीं कह सकते आप डिसीजन क्यों ले रहे हैं गलत, या आप इस तरह भाई अपनी फिस्कल साइड को ठीक करें ना, एनर्जी प्रॉब्लम्स ठीक करें ना, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए R&D करें, नई प्रोडक्ट्स बनाएं, कंपिटिटिव हो, एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, हेल्थ में इन्वेस्ट करें, लोगों को इस काबिल बनाएं ना कि लोग आगे आके कम्पीट करें, तो आपकी शरह सूद भी बेहतर रहेगी, आपकी करेंसी भी ठीक रहेगी। सारे इफेक्ट्स हैं। हम ये कहते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ा दें, हम एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, वो इफेक्ट है, वो आउटकम है, उससे पीछे आपको काम करना पड़ता है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कंपेटिटिव होना जरूरी है, इंडस्ट्रीज भी होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। तो हम वो बैक एंड पे सारा काम जो मेहनत करती है वो नहीं करते,
हम कहते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ा दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, ये कैसे हाउ वाला जो पॉइंट है ना, इस पे हमें काम करना। ठीक है खुर्रम साहब, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे मिस्र के हवाले से। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई, मिस्र के साथ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वेंचर्स में हम उनको देख रहे हैं, एनर्जी के हवाले से भी वो कुछ काम कर रहे हैं, और अब हाल ही में खबर आई है कि गोश्त के हवाले से भी जो है पाकिस्तान की जो 10 कंपनीज़ हैं या 10 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको इस हवाले से गोश्त की मार्केट के हवाले से बायलैटरल टाइज में एक मौका मिला है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे स्टेट बैंक के हवाले से, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन और बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स पर हमने गुफ्तगू किया। प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे मिस्र के साथ एक और जॉइंट वेंचर, जहाँ हम जानते हैं कि मिस्र ने पाकिस्तान के 10 इदारों को गोश्त बरामद करने की इजाज़त दे दी है। ये हाल ही में खबर सामने आई है। जुलाई में लगभग शिबली फराज साहब ने भी जब हलाल सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स की गुफ्तगू की थी, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान इसमें हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करें और पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट के साथ, डिफरेंट जो इस्लामिक स्टेट्स हैं उसके साथ एक मौका मिलेगा, पाकिस्तान को मौका फराहम होगा कि पाकिस्तान अपनी लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री का उनके साथ काम कर सके। यहाँ पर सवाल मेरा खुर्रम साहब आपके लिए ये है कि हम एक ऑलरेडी मुस्लिम स्टेट हैं और लाइफ स्टॉक का हमारे पास बहुत बड़ा एक था एरिया काम करने का, अभी भी है। अब सिर्फ एक स्टार्ट हमने सामने देखा है। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने एक बात की थी मुर्गी और अंडे, बकरियों, इन लाइफ स्टॉक के हवाले से। अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया और मजाक बना दिया एक तरह से, लेकिन क्या अपोजिशन को भी इस किस्म का जो है क्रिटिसिज्म करना चाहिए हर जगह, जो एक ज़रूरत नहीं है जिस क्रिटिसिज्म की? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल इसलिए ज़्यादा है कि मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स बताता हूँ। पूरी दुनिया में जो हलाल मार्केट है, मैं हलाल फूड मार्केट नहीं कह रहा, हलाल मार्केट में फूड, नॉन फूड दोनों आते हैं। डेयरी है, मछली है, ये तो फूड्स में आ गए सारा, मीट है आपका सारा, इसके अलावा ये मेकअप का सामान से लेकर आपके जो है पहनने ओढ़ने से लेकर पूरी बहुत बड़ी मार्केट है हलाल फूड की, ठीक है। और फूड एंड बेवरेज की हलाल मार्केट उसके अंदर है। टोटल जो मार्केट है, एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो तकरीबन $5 ट्रिलियन की मार्केट है। 5 ट्रिलियन मतलब 5 खरब डॉलर की मार्केट है। इसके अंदर जो फूड एंड बेवरेजेस है, एक तो मैंने कहा फूड, नॉन फूड दोनों मिला के सारी मार्केट 5 ट्रिलियन है। इसके अंदर जो फूड और बेवरेजेस है, यानी कि पीने की हलाल ड्रिंक्स और साथ में खाने का, जिसमें फूड भी है, डेयरी है, इसमें मीट है, डेयरी है, फिश है, सब है, वो तकरीबन मार्केट बनती है 1.5 से 2 खरब डॉलर की, यानी कि 5 खरब में से 1.5-2 खरब डॉलर की तो फूड की मार्केट है। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ कि इसके ये पोटेंशियल क्या है। अब दुनिया में मुस्लिम्स की अगर आप आबादी देखें, मुसलमानों की, तो 2020 के हिसाब से एक एस्टिमेटेड नंबर ये है कि 8 अरब की टोटल अगर पॉपुलेशन, 7.9 टू बी स्पेसिफिक, 8 बिलियन हम ले लेते हैं, 8 अरब की अगर टोटल पॉपुलेशन है तो 2 अरब मुसलमान है, 25% मुसलमान है, और ये तकरीबन कोई बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि नॉन मुस्लिम्स भी अब जो है वो साइंटिफिक बेनिफिट्स देख रहे हैं हलाल प्रोडक्ट्स की रिलेटेड नॉन हलाल प्रोडक्ट्स, तो वो भी इस तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। वो आप देखें, आप यूरोप में जाएं, कहीं भी जाएं, अब आपको ज़्यादातर जो चेन्स मिलती हैं वो हलाल फूड जो है सर्व कर रही थी ज़्यादातर। उसके अलावा अगर आप टोटल मार्केट देखें कि इसमें मीट की मार्केट कितनी है, तो मीट की मार्केट में सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट 6 अरब डॉलर की है, सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट। और पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप देखें, ये लाइव स्टॉक से आता है सारा। लाइव स्टॉक का मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में मईशत में कितना हिस्सा है लाइव स्टॉक का। जो एग्रीकल्चर है ना, 3 बड़े हिस्से हैं इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज है। एग्रीकल्चर 20% है हमारी जीडीपी का, यानी कि पूरी मईशत का 20% एग्रीकल्चर है। उसके अंदर जो है तकरीबन 60% लाइव स्टॉक है, यानी कि पूरी जीडीपी का 20% जो है, उस 20% का 60% तो ये है लाइव स्टॉक है, और उसका पूरी जीडीपी का पोर्शन देखें तो 12% है। और अगर एक्सपोर्ट हम जितना करते हैं उसका सिर्फ 3% है, तो कितना बड़ा पोटेंशियल है कि एक्सपोर्ट जितना करते हैं उसका सिर्फ 3% है, उसको हम कितना बढ़ा सकते हैं। और पूरी दुनिया में हमारा जो मीट का जो शेयर है पूरी दुनिया का, उसके अंदर हम 18वें नंबर पे आते हैं, इतना नीचे हैं हम, और 3% सिर्फ शेयर है हमारा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत नेगेटिव कोई पॉइंट है, इसका मतलब ये कि इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। हम यहाँ से हमारा जो कम से कम एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, ज्यादा चाहिए खुर्रम साहब इस इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है जो लाइव स्टॉक का पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, कम से कम वो $300 मिलियन का सिर्फ और सिर्फ मीट एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, $300 मिलियन का, और $250 मिलियन का कुर्बानी के जानवर को एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल है। ये कम से कम है, इसको हम $1 बिलियन आराम से लेके जा सकते हैं। सिर्फ करना ये है कि इस 60% हिस्से को, जो एग्रीकल्चर का 60% हिस्सा है, इसको हम फॉर्मुलाइज करें पॉलिसी के थ्रू। हम तो शायद उस पर अब सर्विस भी नहीं कर रहे कि स्टॉक हमारे पास कितना है, कितना जो है वो ग्रो कर रहा है, क्या हो रहा है।
इसको फॉर्मलाइज करने की जरूरत इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस कहाँ दे रहे हैं? मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि पॉलिसी बनाने की जरूरत है आपको। जैसे हम कहते हैं ना टेक्नोलॉजी जोन्स हैं, आपके इकोनॉमिक जोन्स हैं, इस तरह से हम लाइव स्टॉक के जोन्स बनाएं। जोन्स के अंदर हम टैक्स इंसेंटिव्स दें, प्रोडक्शन से रिलेटेड इंसेंटिव्स दें, यूटिलिटी इंसेंटिव्स दें और कहें कि जी यहाँ पे ना फॉर्मल कंपनियां क्रिएट हों। आपको पता है कितना बड़ा उसका पोटेंशियल है, ना सिर्फ मीट एक्सपोर्ट का, उसकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, जो है पोल्ट्री से जो डिफरेंट वर्टिकल्स निकल सकते हैं, कितना हो सकता है इस पे काम। तो कहने का मतलब ये कि इतना बड़ा पोटेंशियल वैसे ही पड़ा हुआ है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। और आपको पता है कितनी बड़ी मार्केट्स है, सऊदी अरेबिया, पूरी मिडिल ईस्टर्न मार्केट आपके पास है, आपके बिल्कुल बाजू में है, और उसके साथ मलेशिया है और बहुत सारे और बड़े, इंडोनेशिया है। मुस्लिम कंट्रीज तो हैं ही, नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी आपको जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सफाई और हर तरह से हाइजीन की जो है वो ख्याल रखा जाता है। क्वालिटी हमने इंश्योर करनी है, पीछे से लाइव स्टॉक की सप्लाई इंप्रूव करें। आपका इतना बड़ा एरिया ये बन सकता है, ना सिर्फ ये रॉ इंपोर्ट हो सकता, एक्सपोर्ट हो सकता है, बल्कि इससे रिलेटेड जो डेयरी की इंडस्ट्री है आपकी इतनी बड़ी बन सकती है। आप देखें दूध आप कितना प्रोड्यूस करते हैं और उसमें ज़ाया कर देते हैं, आप चौथे या पांचवें बड़े प्रोड्यूसर हैं दुनिया के, और आप वो उसको ज़ाया कर देते हैं, उसकी भी आप सही से जो है वो सप्लाई चेन को क्रिएट नहीं कर रहे। देखिए पोटेंशियल बहुत है हमारे पास, फुकदान किस चीज़ का है, मैनेजमेंट इक्विपमेंट। अच्छा, एक और मामला है यहाँ पे खुरम साहब, जिस तरह हम ऑब्वियसली हलाल कंजम्पशन में हम उन जो ममालिक हैं उनमें सर फहरिस्त हैं, उसके बावजूद हमने हलाल सर्टिफिकेशंस को, हलाल स्टैंडर्ड्स को जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए ज़रूरी होते हैं, आपकी इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हमने मीट नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। अब इस वक्त फाइनली इसके ऊपर काम हुआ और शिबली फराज साहब का स्टेटमेंट भी जुलाई का ही था, और अब हम देख रहे हैं कि मिस्र के साथ हमारा एक वेंचर है। लेकिन मजीद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो पिछली हुकूमतें थी उनकी क्या लैकिंग रही जिसकी वजह से हमने इस इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर काम नहीं किया? मैंने ये बताया ना कि हमारे ओवर द पीरियड जो है लाइव स्टॉक को इग्नोर किया गया। हम तो सिर्फ एक दो सेक्टर्स में ही लगे रहे कि जी हम लेदर एक्सपोर्ट कर लेंगे या सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर लेंगे, उस 60-70% एक्सपोर्ट का बनता है, बस उसी को लेके चलते रहेंगे। उसमें भी हमने कंपेटिटिव एडवांटेजेस नहीं क्रिएट किए। हमने ये नहीं किया कि जी दुनिया में अब कपड़ों के जो है डिफरेंट वैरायटीज क्या हैं, क्या क्वालिटी है, किस तरह से वर्टिकल्स निकलते हैं, और जूतों की क्या वैरायटीज हो सकती हैं, या फिर जो है लेदर की क्या वैरायटीज हो सकती है। हमने उसमें भी कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएट नहीं किया। वो बांग्लादेश ले गया आपका वैल्यू एडिशन में, चाइना ले गया आपका, इंडिया ले गया। भी वैल्यू एडिशन कर देता है बांग्लादेश। हम तो ये कह रहे हैं कि हम कॉटन हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, उसमें कॉटन जो है वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं जी, वो भी हम एग्रीकल्चर से बांग्लादेश को जो कर रहे हैं, हम बांग्लादेश को जो भेज रहे हैं वहां पर वो उसी में वैल्यू ऐड करके वो कितना कमा जाता है। ये बिल्कुल रहा है, इसी तरह लेदर में भी और बहुत सारे एरियाज में। मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि देखें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक लाइव स्टॉक को हमने जो है वो किया है, इग्नोर किया है, हमने तो ओवरऑल एग्रीकल्चर को इग्नोर किया है। तो एग्रीकल्चर तो देखें ये बहुत बड़ी एक जो है इंपॉर्टेंट एरिया है कि एग्रीकल्चर बेसिकली इनपुट है हर चीज का इनपुट है ना, फूड का, नॉन फूड का, सबका इनपुट है। कॉटन नॉन फूड है, उसका इनपुट है सारा, जितने स्टेपल्स हैं, खाने पीने की चीजें आती हैं, वो सारा उसका जो है वो आपको पता है यूरोप के एक कंट्री, छोटी छोटी कंट्रीज हमारी जीडीपी से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। 300 अरब डॉलर की अगर हमारी जीडीपी है ना, तो उनका एक्सपोर्ट सिर्फ डेयरी का इतना बड़ा है। कैन यू इमेजिन? तो देखें ये सारी चीजें ये कि अल्लाह ने आपको, अल्लाह ने आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन ये हमारा कसूर है कि हम उसको, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बात नहीं होती है कि आपके पास कितना ऊपर वाले ने दिया है, बात ये है कि जितना भी दिया है उसको आपने बेस्ट यूज कैसे किया। ये इंपॉर्टेंट है ना, कि जितना भी दिया है, यानी कि मैं ये कहूँ कि जी अल्लाह ताला मुझे बिलियंस ऑफ रुपीस दे दे तब मैं गरीब को दूंगा। बिल्कुल, बात तो वो है ना कि मेरे पास जितना है उसमें से मैं कितना दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जितना मुझे रिसोर्सेज मिली हैं उसको कैसे यूटिलाइज करके वैल्यू कैसे क्रिएट करूँ अपने आवाम के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लिए, पूरे रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये अगर सोच होगी ना हमारी, ये विजन होगा तो हम आगे चलेंगे। अदरवाइज होगा कैसे खुरम साहब? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। एजुकेशन से होगा। जब तक हम अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे प्रोविंशियल जो है गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, एजुकेशन इसकी इन्वेस्टमेंट करें लोगों के अंदर। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है दो चीज़ों में, हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर एक इंसान की आप हेल्थ अच्छी नहीं करेंगे, उस माँ की हेल्थ अच्छी नहीं करेंगे जो उस बच्चे को जो है वो जनती है, उस बच्चे को आगे जो है वो तरबियत करती है, तो आपकी जनरेशन कभी भी बिल्ड नहीं हो सकती। और फिर उसको एजुकेट भी करना। ठीक है खुरम साहब, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो डिक्लेयर किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी क्लियर है कि फंडामेंटल राइट है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है पढ़ाना, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें कोई चाहता नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, और घोष स्कूल ज्यादा होता है। एग्जैक्टली मैं ही पढ़ाने लगी थी कि घोष स्कूल ज्यादा है वो। अब हम आते हैं प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर। उनकी अपनी प्राइवेट एसोसिएशन है जो कि ऑब्वियसली अपने मफाद को रेगुलेट कर रहे हैं, और उनको बुरा लग जाएगा अगर वो ये सुन लेंगे। मैं एक पॉइंट बस कहूँगा यहाँ पे कि ठीक है, सब अपनी जगह अपना जो है वो एक उनका मकसद है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं,
देखें ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि गवर्नमेंट अगर कोई काम नहीं कर रही तो प्राइवेट सेक्टर आगे कर रहा है। लेकिन खुरम साहब, मैं complete कर रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली वक्त कम रह गया, मैं चाहूंगी इस पे भी आप जवाब मैं कंप्लीट मुझे कर रहा हूं ऐड कि कर दीजिएगा। अगर वो आके ब्रिज कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, बिल्कुल लेकिन correct। कभी भी हेल्थ और एजुकेशन बिजनेस नहीं हो सकते, Business क्योंकि नहीं हो वो अगर सकता। बिजनेस बन गए तो फिर आपकी जनरेशन जो है वो स्टेक पे हो सकती ठीक है। ये हमें थोड़ा बैलेंस खुरम करना साहब, मैं पड़ेगा। चाहती थी हम इसके ऊपर और गुफ्तगू करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया, तो मैं चाहूंगी आप क्विकली मुझे इसका जवाब दे दें। जिस तरह आप कह रहे हैं उन्होंने ब्रिज खत्म किया, स्टेट का काम करें, लेकिन मैं ये चाहूंगी आप ये बताएं कि जो प्राइवेट स्कूल में टीचर्स हैं उनके क्राइटेरिया को क्यों सुपरवाइज और मोनेटाइज नहीं किया जाता? मैं तो ये कहूँगा ट्रेनर्स ट्रेनिंग की जरूरत है रात दिन बच्चों की ट्रेनिंग की, क्योंकि ट्रेनर्स अगर ठीक होंगे तो बच्चों की ट्रेनिंग ठीक। यही पॉइंट था जिसको मैं सुनना चाह रही थी, और आज प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे इसी नोट के ऊपर कि जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान के आइन में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि ये स्टेट हमारे ऊपर इन्वेस्ट करेगी एजुकेशन में, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन में गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करेगी ताकि पाकिस्तान की जो नेशन है वो मजबूत हो सके। और मॉनेटरी पॉलिसीज़ की जहाँ पे हम बात करते रहे प्रोग्राम में, स्टेट बैंक की भी बात करते रहे, बहुत सारी इसके साथ मामलात इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक अल्टीमेट सोल्यूशन है तमाम तर इशूज़ का। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।